मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं रशीद अवान आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज मेरे साथ मेरे ख़ास मेहमान हैं जनाब राकेश कुमार दर साहब, फार्मर डायरेक्टर पुलिस टेली कम्युनिकेशन। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। तो थोड़ा सा असल में हमारा जो मकसद है पुराने अथॉरिटीज़ के साथ, पुराने लोगों के साथ जो मुलाकातें हमारी होती हैं, उसका मकसद ये है कि उन्होंने किस परेशानी में तालीम हासिल की, उन्होंने अपनी ज़िंदगी किन किन मुश्किलात से गुजार के यहाँ पहुँचे, और आज के जो नौजवान हैं उनके लिए इस गुफ्तगू में एक मैसेज होता है कि आज उनके पास फैसिलिटीज़ कितनी हैं, आज उनको माँ बाप किस तरीके से कोशिश करते हैं कि वो आगे बढ़ें, लेकिन फिर भी उनके जहन में बहुत सी रुकावटें होती हैं। तो बहरहाल हम हस्बे मामूल यहाँ से शुरू करेंगे कि जनाब आपका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पे कहाँ से है और आपका बचपन कहाँ से शुरू हुआ? सबसे पहले रशीद साहब, आपका मैं मशकूर हूँ कि आप ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने नई जनरेशन को कुछ गाइडलाइन दे सकता हूँ, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे अभी सीखने की ज़रूरत है जी। और मैं खुद आज की स्टेज पर भी अभी सिर्फ सीख रहा हूँ। सर, इसमें एक मैं ज़िमनन गुजारिश करता चलूँ कि वो एक कहावत है कि अगर शेर को ये पता चल जाए कि उसकी ताकत कितनी है तो वो किसी को ना छोड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये है कि ये लाइफ का एक दस्तूर है कि जब तक हम ज़िंदा हैं, जब तक हम सांस ले रहे हैं, जब तक हमें ऊपर वाले ने सांस बख्शी है जी, हमें अपने दिमाग में हमेशा सीखने की जदोजहद करनी चाहिए जी। और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। जी जी। और ये जो सीखने का दस्तूर है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये आदमी अपने किसी बड़े से ही सीखता है। कभी कभी छोटे बच्चा जी। से भी काफ़ी उसका भी कोई अमल ऐसा होता है जिससे आदमी सीख जाता है। तो बहरहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं जनाब। तो मैं ये कह रहा था कि बचपन मेरा जो था वो काफ़ी टफ सिचुएशन में गुजरा, क्योंकि उस वक़्त की जो हालात थे जी। पूरी कंट्री और पूरी स्टेट के, वो इस तरह के थे कि ना तो इस टाइप का कम्युनिकेशन फैसिलिटी थी, ना ही इस टाइप के एजुकेशन स्टैंडर्ड था जी। ना ही आज के तरह बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं, मोड ऑफ लर्निंग्स हैं, वो अवेलेबल थी। वो सबके लिए, वो मेरे लिए भी वैसा ही था और बाकियों के लिए तो भी मुझे था। ऐसा लगता है कि जनाब का जो शुरुआत है वो कश्मीर जोन से, कश्मीर वैली से कहीं। जी हाँ, बिल्कुल। बीइंग ए कश्मीरी पंडित, मैंने कश्मीर से ही स्टार्ट किया, लेकिन बचपन में ही हम लोग जम्मू में आ गए। मेरे डैडी हायर सेकेंडरी अखनूर में टीचर थे वहाँ पर, उनकी पोस्टिंग हुई शायद श्रीनगर से ही जी। तो उनके साथ हम भी वहाँ पर आ गए। तो मेरी वहाँ पे जब हम पहुँचे तो 2-3 साल की ही एज थी, जी जी। लेस देन 3 इयर्स ओल्ड। तो 65 में फिर जंग हुई और फिर हम वहाँ से जम्मू, मतलब पूरी आबादी जो थी अखनूर की, वो जम्मू ट्रांसफ़र हो गई। तो हम भी आ गए और वहाँ से फिर जब थोड़ी सी नॉर्मल सी आई तो मेरे डैडी की ट्रांसफ़र जो थी बटोत में आ गए, तो हम बटोत में चले गए उनके साथ। अच्छा। फिर वहाँ से हम टिकरी में आए, टिकरी से हम असर में आए। तो इन सभी जगह पे मेरी जो प्राइमरी और मेरी जो मिडिल क्लासेस थी वो कंप्लीट हुई। और जो 10th क्लास में मैं पहुंचा हूं राजौरी डिस्ट्रिक्ट में
स्कूल है, आज भी मुझे लगता है वो थोड़ा दूर ही होगा, हाई स्कूल दुदासन बाला। वाह, दुदासन बाला, दुदासन बाला बड़ा मशहूर गांव है। इस वक्त वहाँ सैकड़ों के हिसाब से गेजेटेड ऑफिसर उस गांव ज़रूर में होंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मुझे याद है जी, जो हमारा बैच था उस वक्त, मतलब 10th का, शायद वो पहला था। अच्छा, इस स्कूल हाई स्कूल बनने के बाद। जी जी जी, अच्छा। ऐसा मुझे लग रहा है। बहरहाल दुदासन बाला को उस हाई स्कूल ने बहुत कुछ दिया है। इस वक्त गांव में बहुत, जैसे मैंने पहले याद किया, बड़े गेजेटेड ऑफिसर्स हैं और बड़े पढ़े लिखे लोग वहाँ मौजूद हैं। तो फिर उसके बाद आपकी जो हायर एजुकेशन है वो, उसके बाद मैंने डैडी ने मुझे रजौरी में क्या कहते हैं, हायर सेकेंड 10+2 था वो। अच्छा। उस वक़्त स्कूल था, तो वहाँ पे मुझे एडमिशन दिया। तो मैंने वहाँ से फिर 11th किया 10+2 से, और 12th में मैं फिर साइंस कॉलेज जम्मू में एडमिशन लिया। तो तब जी, आपके डैडी जम्मू में कहीं ट्रांसफ़र हो गए थे? जी नहीं, मेरे डैडी तो दुदासन बाला में ही तैनात थे। अच्छा। लेकिन मैं वहाँ से, उन्होंने मुझे शिफ्ट कर दिया। अच्छा। क्योंकि मेरे को रशीद साहब, आपको बताऊँ तो दुदासन बाला, क्योंकि आप भी रजौरी उस एरिया से हैं, पुंछ से हैं आप, तो दुदासन बाला से मुझे पहले आना पड़ता था नीचे फतेहपुर। अच्छा। बाई रोड मैं पैदल आता जाता था। अच्छा। और वहाँ से मुझे बस लेनी पड़ती थी और वो मुझे रजौरी लेके जाती थी। जी जी। और वो बस ऐसे आज की तरह रेगुलर नहीं चलती थी, कभी वो टाइम के, अपने टाइम के हिसाब से चलती थी। कभी मुझे आधा घंटा वेट करना पड़ता था, कभी 1 घंटा। और कभी कभी मैं क्या करता था कि बस का ना इंतज़ार करते हुए पैदल ही चल पड़ता था, और पैदल पे पहले पहुंच जाता था। अच्छा। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन थी ये काफ़ी वीक थी, और इसमें मुझे मेरी पढ़ाई पर भी काफ़ी नुकसान हुआ, वक्त ज़ाया हुआ। तो काफ़ी वक्त ज़ाया हुआ, और मैं सही तरीके से मेहनत नहीं कर पाया, थक जाता था। तो मेरा मतलब अच्छा नहीं रहा वहाँ पे। और रादर मैं ये भी बताऊँगा कि 11th में 1 साल में वहाँ पे पहले साल फेल हो गया था। अच्छा जी। यही तो जो वक्त आपका ज़ाया होता रहा। हाँ, तो उसमें हाँ, लेकिन फिर मुझे मतलब ना, मैंने घर पे बैठ के जब अच्छे से पढ़ाई की तो मैं पास हो गया। और फिर डैडी ने दोबारा से मुझे उस परेशानी में ना डालने के लिए उन्होंने मेरी मम्मी को शिफ्ट कर, मुझे और मेरी मम्मी को शिफ्ट किया जम्मू में। अच्छा। और साइंस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। अच्छा। तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में हुई और कहाँ से? पहले मैंने ग्रेजुएशन की वहाँ पर साइंस कॉलेज में। और ये भी बताता चलूँ कि साइंस कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर में, तो मतलब साइंस सब्जेक्ट्स, वो साइंस कॉलेज तो साइंस सब्जेक्ट्स में ही है। जी जी। और लेकिन जब 10+2 की बारी आई तो वहाँ पर उन्होंने उसी साल इलेक्ट्रॉनिक्स एक नया सब्जेक्ट शुरू किया साइंस कॉलेज में। अच्छा जी। मेरे ख्याल में 78 की बात है। अच्छा। 1978 की बात है। और मैंने जो ही देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक नया सब्जेक्ट आया है, तो मैंने उनको बोला कि मैं भी इसमें एडमिशन लेना चाहता हूँ। लेकिन मेरी जो परसेंटेज थी वो फर्स्ट क्लास नहीं थी, वो जस्ट सेकंड क्लास थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते, सेकंड क्लास वालों को नहीं देंगे, ये सिर्फ हमने टॉप के फर्स्ट क्लास वालों को के लिए रखा है। अच्छा। उन्होंने 10 ही सीटें रखी थी। तो मैंने उनको, रशीद साहब, रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे सिर्फ 10 दिन के लिए एडमिशन दे दीजिए, नहीं चल सका तो छोड़ देंगे। तो अगर मैं 10 दिन में आपको ऐसा लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा जी, तो मैं वापस चला जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। ठीक है। तो लेकिन ऊपर वाले का शुक्र था कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स वहाँ पे ज्वाइन की। अच्छा। तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स जो था बहुत जल्दी से शुरू हो गया। अच्छा। तो उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन भी इलेक्ट्रॉनिक्स और फिज़िक्स में की। और उसके बाद नेचुरली मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन था ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि मैं फ़िज़िक्स में ही करूँगा। अच्छा।
तो वहाँ से मैंने टॉप किया था फिर यूनिवर्सिटी से। अच्छा जी। तो यानी कि आपके क्लास आगे बढ़ने के साथ साथ आपका जी मैंने जी 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 मैं आपको बताऊं कि मतलब साइंस कॉलेज में जब जैसे मैंने बताया आपको कि जब मैंने 10+2 स्टार्ट किया था तो सेकंड क्लास में था, लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन किया तो मैंने मतलब बहुत अच्छी परसेंटेज के साथ फर्स्ट क्लास लिया और मास्टर्स में और यूनिवर्सिटी में हाँ जी, और मास्टर्स में मुझे याद आ रहा है कि आई वाज नॉट द टॉपर बट आई वाज द सेकंड और हमारे बीच में थोड़ा सा फर्क रह गया था मार्क्स का। जी तो जी। यही वो बात है जो मैं दिखाना चाहता था आज की पीढ़ी को कि एक आदमी अगर ठान ले कि मैंने मतलब ये है रशीद साहब एक ऐसी स्टेज जहाँ से मैंने स्कूलिंग जो है आपने देखा है कि स्टेट के कितने स्कूलों से मैंने पढ़ाई की जी है। जी जी। मैंने बटोत में पढ़ाई की, अखनूर में पढ़ाई की, टिकरी में पढ़ाई की, असर में पढ़ाई की, दुदासन बाला में पढ़ाई की, इवन थाना मंडी में भी पढ़ाई की। सारे गांव के स्कूल हैं, सारे गांव के स्कूल हैं, वहाँ से मैंने पढ़ाई की। और 11th में मैं फेल हो गया, 11th में मैं फेल हो गया एक बार, सेकंड टॉप। और उसके बाद मैंने क्या कहते हैं ग्रेजुएशन में हाई फर्स्ट क्लास लिया और इसमें मास्टर्स में मैंने सेकंड टॉप। और ये जो आपको बाद में पुलिस टेलीकम्युनिकेशन में एंट्री मिली, ये किस रैंक में मिली थी? ये मुझे 1983 जो ही मैंने एमएससी किया था जी, तो उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप दे दिया था। एक ही स्कॉलरशिप था यूनिवर्सिटी में और वो मुझे मिला था। और उसके बाद ये मैंने देखा एक अखबार में पुलिस टेलीकम्युनिकेशन में एडवर्टीजमेंट हुआ था इंस्पेक्टर्स पोजीशन के लिए। तब इंस्पेक्टर्स में एंट्री हुआ करती थी? उस साल थी। अच्छा, उस साल। वेरी लकी, ये उसी साल हुई। जी उसी साल। कुछ मजबूरी थी महकमे की एक्चुअली। अच्छा। हाँ, कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस में ये रिक्रूटमेंट किया गया था जो कि हमें बाद में पता चला। अच्छा। हाँ, बहुत, क्योंकि इनके पास वैकेंसीज थी, इनके पास एलिजिबल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स नहीं थे इंस्पेक्टर बनाने के लिए। अच्छा। तो इन्होंने उस वक़्त ये फैसला किया कि हम 1 साल के लिए थोड़ा इसमें रिलैक्स करते हुए इंस्टेड ऑफ सब इंस्पेक्टर इन्होंने अच्छे क्वालिफाइड लड़कों को एज इंस्पेक्टर दिया। कितने लोग तकरीबन आपके बैच में? ये 2 बैचेस में हुआ था, मेरा दूसरा बैच था। अच्छा। इससे पहले हाँ एक बैच इन्होंने मार्च में लिया था, तब मेरा शायद अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था। और जो ही मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसके बाद मेरा। सर, जब आपको एज इंस्पेक्टर पुलिस टेलीकम्युनिकेशन में ले लिया, ये एक टेक्निकल ब्रांच ऑफ पुलिस J&K पुलिस की तो, है। बिल्कुल। हाँ, तो आपको लगा कि आप सेटिस्फाई हो गए कि हाँ मेरा टारगेट यही था, या कुछ अरमान रहे कि या मुझे डॉक्टर बन जाना चाहिए था, या मुझे एग्जीक्यूटिव पुलिस में, या कुछ ऐसा दिल में रहा? देखिए रशीद साहब, ये बात तो मैंने शुरू में ही बताई कि जब तक आदमी का सांस चल रहा है तो उसको मतलब ये सेटिस्फैक्शन वर्ड जो है मेरी डिक्शनरी में तो आता ही नहीं है। अच्छा। आज तक नहीं आया है। ठीक है। कि मैं ये बोलूँगा कि नहीं अब मैं सेटिस्फाइड हो गया हूँ, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी सोच पाऊँगा। अच्छा। जब तक मैं सोचने की ताकत मुझ में है। तो मतलब तब भी मैंने ये सोचा था कि मैं केएस के लिए ट्राई करूं, लेकिन तब केएस कम ही हुआ करता। हाँ, नहीं मतलब साथ में ही 84 में एक बैच हुआ था, वो मतलब तब मैं नहीं अटेम्प्ट कर पाया जी। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली स्टेट के ऐसे हालात थे कि फिर 99 तक कभी इन्होंने लिया ही नहीं, हुआ ही नहीं जिसकी वजह से फिर हमें, हाँ अब थी बात आईएएस और वो करने की, तो उसमें मुझे 2 ही तरीके थे, या तो मैं नौकरी छोड़ के उस तरफ अटेंड करता, तो या फिर मैं मतलब नौकरी करता। तो उस वक़्त फिर मेरे को यही समझ आया कि मुझे नौकरी करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि परिवार भी चलाना है, शादी भी की थी तो बच्चे भी पालने थे। पुलिस टेलीकम्युनिकेशन में रहते हुए आपको एक चांस फॉरेन कंट्रीज़ में जाने का भी मिला, वो किस रैंक से मिला और कैसे मिला?
जी, पुलिस टेलीकम्युनिकेशन में इन द ईयर ऑफ 99 जी एक एडवर्टीजमेंट पुलिस हेडक्वार्टर्स ने निकाला था जी। तो रादर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिमांड आई थी, रादर यूएन की तरफ से डिमांड आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और उन्होंने नेचुरली बाकी स्टेट से पुलिस, लोकल पुलिस के लड़कों को बुलाया कि उनको यूएन में भेजने के लिए ये कुछ कैंडिडेट्स की ज़रूरत है। अच्छा। तो 99 में ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी, और इसमें हमने दिल्ली में हम आईटीबीपी सेंटर में गए थे। वहाँ पर 1 महीना हमारी ट्रेनिंग हुई, और ट्रेनिंग के बाद यूएन की टीम आई, उन्होंने हमारा टेस्ट लिया जी। और लगभग मुझे याद है 190 प्लस कैंडिडेट्स ऑल ओवर इंडिया उसमें कैंप में आए थे। हाँ जी, हाँ, ट्रेनिंग के लिए अटेंड किया, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट निकला था उसमें लगभग 88-89 लड़के पास हुए थे, उसमें आप भी आगे थे, और उसमें मेरा भी नाम था। आपने कोसोवो में फिर जाकर कोसोवो उसके बाद हाँ, वहाँ से मैं फिर 1 साल के लिए कोसोवो में। अच्छा, तो ये मैं जानना चाहूँगा कि कोसोवो में आपने तकरीबन 1 साल दिया? कोसोवो में मैंने कंप्लीट 1 साल दिया। अच्छा, कंप्लीट 1 साल और 1 दिन। वहाँ की पुलिसिंग और हमारे इंडिया या जम्मू कश्मीर की पुलिसिंग में क्या फ़र्क महसूस किया आपने? रशीद साहब, देखिए, सबसे बड़ी जो पुलिसिंग होती है, पुलिस वाले को काम करना पड़ता है वहाँ के माहौल और वहाँ के लोगों के बिहेवियर के हिसाब से। जी। अगर मान के चलिए हम आज यहाँ पर सब के सब कानून की हर जो डायरेक्शन है उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको उसी के तहत चलते हैं, मानते हैं, और कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, तो ये सारी की सारी पुलिस तो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। जी जी। और वहाँ पर और यहाँ पे पुलिसिंग में कोई फ़र्क नहीं है। पुलिसिंग तो वहाँ पर भी सेम है, जो यहाँ पे करती है वही काम वहाँ पर भी करती है, लेकिन लोगों की सोच में डिफरेंट है। अच्छा। लोगों की वहाँ पे मतलब कानून के अगेंस्ट कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, करना भी नहीं चाहता। अच्छा, वहाँ जी हाँ, वो मतलब बहुत मतलब पीस लविंग पीपल और लॉ एंड मतलब ना लॉ नोइंग पीपल। अच्छा, तो उनको पता है कि अगर हम गलत करेंगे तो हमारे ऊपर ये कार्रवाई की जा सकती है। आ जाके ये लगता है कि वहाँ के लोगों की मतलब तालीमी जो काबिलियत है वो सतह हमसे ऊंची है, बेहतर है, तो तभी नहीं, तालीम की जहाँ तक बात है तो तालीम मेरे ख्याल में इंडिया में तालीम का बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। अच्छा। हाँ, अगर आप वर्ल्ड के हिसाब से देखेंगे तालीम की यहाँ पे कोई कमी नहीं है किसी भी तरीके से। तालीम हमारी बहुत अच्छी है और हम अच्छी तालीम हासिल भी करते हैं जी, लेकिन हमारी सोच को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अच्छा, हम अगर ये सोचे कि हमने तालीम हासिल की है, हमें अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो मेरे में ऐसी क्या काबिलियत है, मैं क्या मैं बिजनेस कर सकता हूँ, क्या मैं कोई आर्टिस्टिक काम कर सकता हूँ, क्या मैं किसी। लेकिन अगर हम ये सोच कर बैठे कि नहीं हमें गवर्नमेंट ही एक जॉब देगी तो मैं आगे बढ़ूँगा, तो वो सोच शायद आज हमें ख़राब कर रही है, हमारे जनरेशन को भी वो गलत डायरेक्शन में लेके जा रही है। अगर जॉब नहीं है तो हम में एक काबिलियत होनी चाहिए, हम में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। हम देखें कि हम में क्या काबिलियत है, मैं क्या काम कर सकता, क्या मैं बिजनेस कर सकता हूँ, क्या मैं ट्रांसपोर्ट में कुछ काम कर सकता हूँ, क्या मैं कोई ज़मींदारी का काम कर सकता हूँ, क्या मैं फूलों का कोई काम कर सकता हूँ, क्या मतलब बहुत तरह, आज तो बहुत वैरायटी है, हर वैरायटी में पैसा है, काम है बिल्कुल। तो सर अब मैं
वापस अपने पुलिस डिपार्टमेंट जो आप पुलिस टेली कम्युनिकेशन की तरफ फिर एक बार आता हूँ कि आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया पुलिस टेली कम्युनिकेशन में हाईएस्ट चेयर पे बैठने के लिए, गलबन जी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एज डायरेक्टर में रिटायर हुआ हूँ। जी तो ज़रूर आपने इसमें बहुत अरसा जो है सबॉर्डिनेशन में भी निकाला है, बहुत से डायरेक्टर ऊपर बैठे आपने 99% रशीद साहब मैं सबॉर्डिनेशन में ही रहा हूँ। जब आप सबॉर्डिनेशन में थे आपके जहन में बहुत से सवाल होंगे कि ये अगर ऐसे होता तो पुलिस महकमा टेलीकम्युनिकेशन महकमा बेहतर हो जाता, ऐसे होता तो बेहतर हो जाता। जो कमियां पूरी सर्विस में आप महसूस कर रहे थे, जो वक्त आपको अल्लाह ताला ने दिया उस चेयर पे बैठने का, क्या उसमें सुधार लाने में आप कामयाब हो गए या वो कुछ अरमान फिर बाकी रहे? देखिए ये बड़ा मुश्किल सवाल है। जब हम सबॉर्डिनेट होते हैं हमें लगता है कि मतलब हमें अफसर मतलब ना जो डायरेक्शन दे रहा है उसको ऐसे नहीं देना चाहिए, लेकिन जब हम उस चेयर पर बैठते हैं जी तो हमारा आउटलुक बदल जाता है। जी जब हम सबॉर्डिनेट होते हैं हमें सिर्फ अपनी ही फिक्र होती है, इंडिविजुअल की फिक्र होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब एज एन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जब आप बैठते हैं तो आपको डिपार्टमेंट की फिक्र होती है। तो वहाँ पे इंडिविजुअल की मर्जी या इंडिविजुअल की कोई चॉइस ये मायने नहीं रखती है, रखनी भी नहीं चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो हमने वहाँ पर जो हमारी प्रायोरिटी है वो बदल जाती है। अच्छा, ये तो उस चेयर पर बैठ के ही पता चलता है। हाँ जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। ये मतलब प्रायोरिटी पहले इंडिविजुअल होती है, मतलब हमें अपना होता है, वो जाती होती है। लेकिन जब एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तो डिपार्टमेंट की होती है। तो वहाँ मतलब एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आप मुतमईन हुए। खैर आपने पहले ही कहा कि सेटिस्फैक्शन लफ्ज़ जो है मेरी डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन फिर भी जो वक्त आपको मिला, साल मिला या इससे ज़्यादा मिला? जी नहीं रशीद साहब, मैं सिर्फ मेरे ख्याल में लास्ट के 2 महीने मतलब कुल मिला के मुझे लगता है 4-5 महीने ही। अच्छा हाँ। तो वहाँ मतलब आपको लगा कि इन 4-5 महीनों में जितना मैं कर सकता था उतना हुआ? नहीं, डेफिनेटली काफ़ी कोशिश की, जैसे मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर कि ज़रूरत थी कि एक एडमिनिस्ट्रेटर को सही तरीके से ये काम करने की। मैं ये तो नहीं बताना चाहूँगा कि मैंने क्या किया, जी जी, क्योंकि लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो तब तक किसी ने नहीं लिए थे। जी, और असल बात यह है, सच बात यह है कि 5 महीने में अगर कोई बड़ी फाइल आ भी जाए टेबल पे तो उसके प्रोसेस में ही निकल जाते हैं। बेशक सिंसियरली आप एक ऑफिसर अगर करना भी चाहे तब भी उसका एक वो टाइम है, वो लगता ही लगता है। तो हमारे पास बहुत सारे मतलब सीनियरिटीज़ के काफ़ी सारे मसले फंसे हुए थे लोअर सबॉर्डिनेट्स के। जी। मैंने उसमें काफ़ी कोशिश की कि काफ़ी उसमें मतलब ना बेहतरी लाई जा सके। मतलब कुछ केसेस थे कोर्ट में पड़े हुए जो कि हमारे सबॉर्डिनेट्स के मतलब जो, तो वो उन्होंने वापस ले लिए। तो मतलब काफ़ी कोशिश की गई कि अच्छे मतलब ना ऐसी कुछ चीज़ें हो जिससे कि महकमे को फ़ायदा हो और इंडिविजुअल को भी फ़ायदा हो। जी जी। दरअसल आखिर में ये कहूँगा कि इस वक्त आप एक रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सेहत अच्छी है, एक्टिव हैं, और आपकी तरफ से मैसेज जो रिटायर हुए अपने डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज है? कुछ परेशान भी होंगे, कुछ कमज़ोर होंगे, कुछ बीमार होंगे, उनके लिए एक हौसला अफजा मैसेज आपकी तरफ से। मैं उनकी रिटायरमेंट के लिए उनको तो पहले मुबारकबाद दूंगा कि ये हर एक के नसीब में नहीं है रिटायरमेंट देखना। जी जी जी। हमारे साथ बहुत सारे लोग आए महकमे में, मैंने देखा, और जिनको हमने अपने कंधों पे उठा के रिटायरमेंट से पहले ही वो यहाँ से रुखसत हो गए इस लाइफ से। तो ये बहुत बड़ी
खुशकिस्मती होती है कि अगर हम लगभग 35 साल 40 साल की सर्विस कर पाएँ और रिटायरमेंट का दिन देखें। यह हर एक की किस्मत में नहीं होता है। जी। और ये वाकई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बाकी रही बात कि आफ्टर रिटायरमेंट तो यही है कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। परिवार में हम लोग उतना नहीं ले पाते इंटरेस्ट जब हम सर्विस में होते हैं। जी। लेकिन जब हम रिटायर हो जाते हैं तो हमें मौका लगता है कि हम अपनी फैमिली को देख सकते हैं, फैमिली के इंटरेस्ट को देख सकते हैं। तो वो आज हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और कोई भी अगर नेक काम के लिए आपके पास आता है और वो चाहता है कि आप उसमें शमूलियत करें तो ज़रूर करें, ज़रूर करें। और लास्ट में मैं ये बोलूँगा, चाहे आप किसी भी मज़हब के साथ हो, अपना लिंक जो है उसके साथ जोड़ के रखें। दर साहब, आपने वक्त दिया और बहुत खूबसूरत मैसेज आपने अपने साथियों और सबॉर्डिनेट्स बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप खुश रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।